शायद आवाज आ रही है बेटा मेरी? जी सर, आ रही है आवाज, आवाज आ रही है। बिलाल शाह जी, ये अपनी क्लास में मैसेज करो अपने ग्रुप में। दूसरा जो आपका ग्रुप चल रहा है उसमें मैसेज करो कि सर क्लास ले रहे हैं। बिलाल शाह जी सुन रहे हो? बिलाल शाह जी सुन रहे हो बेटा आप? अल अहमद आप सुन रहे हो बेटा? अल अहमद जी सर, आवाज आ रही है। बेटा ये क्लास में मैसेज कर दो कि सर क्लास ले रहे हैं अपनी जो तो आपके है ना। ओके सर। अच्छा बेटा आज हमने शुरू करना है जो आपका 13 से लेते हैं, ठीक है, वन एंड ओनली जो आपके मेरे पास ये रह गया लैंड रेवेन्यू एक्ट का लास्ट चैप्टर। इसके बाद मिसलेनियस है इंशाल्लाह, वो नेक्स्ट वीक में हम देख लेंगे। इस वीक में इंशाल्लाह आज हम करेंगे अपील रिव्यू एंड डिवीजन। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह तो ये हमारा ये खत्म हो जाएगा एक्ट। और ये मैं आपको बता दूं कि जो मेरा ये आपने पढ़ाया है, जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं जुडिशरी के लिए, ये वहाँ पे आ चुका है। तो ये मैंने उस दिन ये आपको जायद को मैंने उसके कोर्स कंटेंट्स फाइल किए थे। अगर आपने जुडिशरी के पेपर देखे ना सिलेबस, तो ये बिस्मिल्लाह पढ़ के ये आया पड़ा है आपका लैंड रेवेन्यू एक्ट, पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 का एक्ट जो है ये पूरा जो है आपका जुडिशरी के पेपर में सिविल जजेस के एग्जाम में दैट इज एसेंशियल सब्जेक्ट, ये याद रखिएगा जो हमने पढ़ा है। ये जुडिशरी के सिलेबस में ये एक्ट आ चुके हैं। समझ आ गई बेटा बात? जी सर। अच्छा बेटा अगर आपने अपील को देखना है ना, जो शुरू हम करते हैं लोग आते रहेंगे, ठीक है बेटा। तो आज इनकी अटेंडेंस इंशाल्लाह मैं खुद लूंगा ना, तो ये आज आ गए, तो आज नहीं है उनकी तबीयत में साफ करूंगा फिर। तो पहली बात बेटा ये है कि अपील है क्या, ठीक है। अपील वर्ड अपील है ना। अच्छा अब मेरी बात जनरल सुन लो, अपील को जैसे इंट्रोडक्शन में हम थोड़ा सा ले लेते हैं ताकि लोग आते रहेंगे। अगर आपने अपील लिखनी है सिविल मैटर में, यानी कि इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में, समझ आ गई, तो आपको सेक्शन 96 से लेके 103 तक, 102, 103 और 104 तक अपील मिलेगी, ठीक है। और इसमें वो फर्स्ट अपील के बारे में भी बताता है और आपको सेकंड अपील के बारे में बताता है। समझ आ गई बेटा बात? RFA और RSA, ये अक्सर ये लिखा होता है जजमेंट अगर आप पढ़ोगे तो नीचे लिखा होता है RSA रेगुलर सेकंड अपील, RFA स्टैंड फॉर रेगुलर फर्स्ट अपील। समझ आ गई? ये CPC में प्रोविजन मौजूद है। समझ आ गई बात? अच्छा अगर आपने अब आके देखना है अल्लाह आपका भला करे, इसको CRPC में क्रिमिनल लॉ में, ठीक है, सेक्शन 404 से लेके गालबन 430 तक, ठीक है, 425 तक जो है ना ये अपील को डील करते हैं। अपील अगेंस्ट द एक्विटल एंड अपील अगेंस्ट द कन्विक्शन, ये सारी बातें CRPC में आपको मिलेगी। 419, 420, 21, 22, 411, 417, ठीक है, और 423, ये सारी बातें अपील के रिगार्डिंग है। समझ आ गई? अब आपने इधर आके के देखनी है भाईजान जो है अल्लाह आपका भला करे, सेक्शन जो है 161 ऑफ लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 को जो है वो भाईजान डील करता है किस चीज के साथ? अपील के साथ। किसके साथ डील करता है जी? अपील के साथ डील करता है, ठीक है। आज जो हमने शुरू करना है। अच्छा अगर आप सबको पूछो हो भाई अपील होती क्या है, क्योंकि आपने ये चीजें पढ़नी है CPC में और CRPC में, तो पहली बात ये, क्योंकि मैंने तो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाना है, ठीक है बेटा। तो मेरे जिन्होंने पढ़ना है, आप 20 सेक्शन बादशाह लोग, शहनशाह लोग, खैर जिन्होंने जुडिशरी में जाना है, जिन्होंने तैयारी करनी है, उनसे बातें मैं उनके लिए थोड़ी सी है। तो मियाँ पहली बात ये कर रहा हूँ कि अपील मीन्स द रिमूवल ऑफ काज। अगर कोई पूछे ना कि अपील को डिफाइन करो, अपील है क्या, तो आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के क्या कहना है? अपील मीन्स द रिमूवल ऑफ काज फ्रॉम एन इंफीरियर कोर्ट टू ए सुपीरियर, ठीक है। यानी कि किसके फैसला, जो आपकी किसी इंफीरियर कोर्ट ने, जो आपकी छोटी अदालत है, उसने किस फैसला किया है, और ये रिमूव काज कौन करती है? आपकी सुपीरियर कोर्ट, जो उससे बड़ी अदालत है।
वन फ्रॉम द पर्पज ऑफ टेस्टिंग द साउंडनेस ऑफ द डिसीजन ऑफ लोअर कोर्ट। ठीक है, उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है अपील का, कि जो टू चेक द वेरासिटी और टू डिटरमिन द soundness of the order passed by the inferior court। समझ आ गई बेटा बात की। अगर आपसे पूछे ना ओ भाई ये अपील क्या होती है, तो आपने कहना अपील मींस द रिमूवल ऑफ कॉज फ्रॉम एन इंफीरियर कोर्ट टू ए सुपीरियर कोर्ट। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट रिपीट कर दें, आपने क्या बताया है? जी, अपील मींस द रिमूवल ऑफ कॉज। अपील मींस रिमूवल ऑफ cause, C-A-U-S-E, removal of cause. okay. Number 2, from an inferior court to a superior. From an inferior court to a superior. One of the purpose of testing the soundness of the decision of lower court. ठीक है, इसके बाद appellate court से मुराद वो कोर्ट जिसमें किसी लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ आप क्या करते हो, अपनी इस्तदा फाइल करते हो, हम उसे कहते हैं ये कौन सी है, अपैलेट कोर्ट। समझ आ गई? क्या बोला जी आपकी अपैलेट कोर्ट, आपकी वो कोर्ट जिसमें अपील लाई करती है उसे हम क्या कहते हैं, अपैलेट कोर्ट। और जो आपका अपील फाइल करता है उसे कोई लोग अपीलांट भी कहते हैं, तो अपैलेट भी कहते हैं। ये आप अपीलांट का सुना है वर्ड मोस्टली इन प्रैक्टिस, तो ये बात आपने क्या करनी है, ये बातें याद रखनी है। जनरल बातें हैं किसके बारे में, अपील के बारे में। ठीक है, अब अगर हम आके देखते हैं भाईजान ये 161 क्या कहता है, सेक्शन 161 क्या कहता है, वो कहता है कि भाईजान आप रेवेन्यू ऑफिसर की कोर्ट, ठीक है, जो उसने फैसला किया होगा ना उस अपनी कैपेसिटी में, आप उसके फैसले के खिलाफ अपील फाइल कर सकते हो इन कैटेगरीज के मुताबिक। समझ आ गई बात की? अच्छा, व्हेन द ऑर्डर हैज बीन पास्ड बाय द असिस्टेंट कलेक्टर, व्हेन द ऑर्डर हैज बीन पास्ड बाय द असिस्टेंट कलेक्टर, अगर आपका फैसला पास किया है, ऑर्डर पास हुआ है किसी असिस्टेंट कलेक्टर ने, तो या आपके तहसीलदार ने, नायब तहसीलदार ने, ऐसे कह दूं, तो इसकी अपील फाइल होगी किसको, टू द कलेक्टर। किसको फाइल होगी भाईजान इसकी अपील, टू कलेक्टर, नंबर 1। ठीक है, नंबर 2, अगर आपका फैसला आया है कलेक्टर साहब ने पास किया, अगर आपका फैसला किसने पास किया है, कलेक्टर साहब ने, तो फिर आप जाओगे ईडीओ के पास, जो आपका एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है। आप कहाँ जाओगे, ये नॉमेनक्लेचर है पुराना जिस किताब में लिखा हुआ है, लेकिन आप डीसी है, या हम इसे कह दें कि जो आपका कमिश्नर है। समझ आ गई बात की? इसके बाद जाओगे नंबर 2 हो गया। अब नंबर तीसरी बात कि जब इन दोनों में से, समझ आ गई बात की, जब इन दोनों का ऑर्डर पास होगा जो आपका ईडीओ ने पास किया, तो फिर इसकी फैसले की अपील के खिलाफ आप जाओगे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में। कहाँ जाओगे, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ये 3 कैटेगरीज हैं। कलेक्टर के पास उस टाइम जाओगे जब आपके असिस्टेंट कलेक्टर ने कोई फैसला पास किया होगा, ईडीओ के पास उस टाइम जाओगे जब आपकी किसी कलेक्टर ने फैसला पास किया होगा, और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास उस टाइम जाओगे जब आपकी किसी नीचे वाले फैसला, यानी कि आपको ईडीओ ने फारिग किया होगा। यानी कि बकायदा कहने का मतलब ये है कि ये नहीं कि फैसला किया है नायब तहसीलदार ने और मुंह उठा के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास ले जाओ। नहीं बच्चों, पहले जो तरतीब बताई हुई है ना कि लोअर फोरम से होके आपने नेक्स्ट आना है। जैसे हम कहते हैं कि पहले कोर्ट ऑफ सेशन बेल खारिज करेगी तो हम फिर हाई कोर्ट में जाकर करवाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से आपने लोअर फोरम एंजॉय करके आना है, एंटरटेन करके आना है, और फिर आप जाके बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पे जाना है। समझ आ गई बात की? अच्छा, इसमें अब उसने वाज़ह तौर पर प्रोवाइडो मिल गई है कि व्हेन ओरिजिनल ऑर्डर हैज बीन कंफर्म्ड एट द फर्स्ट अपील, जो यानी कि ऑर्डर पास किया था आपके किसी ऑफिसर ने, और वही ओरिजिनल ऑर्डर जो है वो हैज बीन कंफर्म्ड एट द फर्स्ट अपील, देन देयर शैल बी नो सेकंड अपील, यानी कि इसमें फर्दर अपील नहीं होगी। जैसे मैं आपको कह रहा था कि आपने 102 103 सीबीसी में अगर आप देखोगे तो वो बात बताएगी आपको आरएसए के बारे में। आरएसए स्टैंड फॉर रेगुलर सेकंड अपील। ठीक है, वो यहाँ पे कहता है कि आपका अगर कोई ओरिजिनल ऑर्डर विच हैज बीन कंफर्म्ड, यानी कि पहले ट्रिब्यूनल ने, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने जब अपील सुनी, पहली अपील में उसने वही ऑर्डर कंफर्म कर दिया जो पहले आपके खिलाफ था, तो आप उसको फर्दर अपील नहीं कर सकते, उसकी अपील नहीं होगी। ये कहाँ पे लिखा हुआ है, सेक्शन 161 में प्रोवाइजो में। नीचे उसने लिखा कि व्हेन द ऑर्डर इज मॉडिफाइड रिवर्स्ड, ठीक है,
ऑन द अपीलेट बाय द अपील में होना, या उसको रिवर्स करेगा या उसको अनल करेगा या उसको मॉडिफाई करेगा, समझ आ गई, बाय द कलेक्टर। ठीक है। अच्छा, तो अब इसमें उसने वाज़ेह प्रोवाइडो बता दी कि व्हेन द ऑर्डर इज मॉडिफाइड और रिवर्स्ड ऑन अपील बाय द कलेक्टर, अगर आपका ये किसने किया है, कलेक्टर, पहली अपील आपने किसने सुनी है, कलेक्टर ने, ठीक है, या आपकी कहाँ पे हुई, ईडीओ, समझ आ गई, तो याद रखिएगा जो उसकी फर्दर अपील होगी, तो हम जो आप सेकंड अपील करोगे किस चीज को, ईडीओ को, वो क्या होगी, सेकंड अपील समझी जाएगी, वो क्या समझी जाएगी, सेकंड अपील समझी जाएगी, और दैट शैल बी फाइनल। अब ऐसे समझा दूं कि भाईजान यहाँ पे अगर आपका पहला ऑर्डर क्या हो गया, कंफर्म हो गया, अगर आपका पहला ऑर्डर कंफर्म हो गया ना जी, पहला ऑर्डर कंफर्म हो गया पहली अपील में, तो आप दूसरी अपील नहीं कर सकते। अगर आपका ऑर्डर हो जाता है मॉडिफाई, हो जाता है रिवर्स, ठीक है, अगर कलेक्टर, ये कौन करता है, कलेक्टर करता है, तो कलेक्टर के फैसले के खिलाफ आप कहाँ जा सकते हो, ईडीओ के खिलाफ फर्दर अपील कर सकते हो। समझ आ गई बात की। अच्छा, उसमें अब अगली बात आ गई प्रोसीजर की, कि इसका अपील क्या होगा, कि नो, अगर आपने अपील फाइल की है ना, याद रखिएगा दौरान अपील ना कोई आपका ऑर्डर मॉडिफाई हो सकता है, ना आपका ऑर्डर कंफर्म हो सकता है, ना आपका ऑर्डर रिवर्स हो सकता है। कब तक, जब तक जैसे प्रोसीजर वहां पे बताया, इसका अपना सेपरेट प्रोसीजर है अपील का, ये बात याद रखिएगा, जब तक नो ऑर्डर शैल बी कंफर्म्ड, रिवर्स और मॉडिफाई unless a proper notice has been given to the parties affected from the order, जब तक दोनों पार्टीज को रेवेन्यू ऑफिसर नोटिस देके समाप्त नहीं कर लेता ना जी, तो उस टाइम तक ना आपका कोई ऑर्डर कंफर्म होगा, ना आपका ऑर्डर मॉडिफाई होगा, और ना ही आपका ऑर्डर रिवर्स होगा, until unless the opportunity of the natural justice has been granted by the revenue officer to the बोथ पार्टीज, यानी कि जब तक रेवेन्यू ऑफिसर साहब अपील की फेज में किसी हर फ्री को सुनेंगे नहीं, उस टाइम तक भाईजान वो फैसला नहीं कर सकता। ये है सेक्शन 161। ना बात समझ आए तो आप बेटा बात पूछ लिया करो, और ये घबराया ना करो। समझ आ गई बेटा बात की। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट बेटा आ गई, अल्लाह आपका भला करे, आपका लिमिटेशन जो है आपकी, समझ आ गई बात की। अब वाज़े तौर पे इसने, अब इसकी लिमिटेशन सेपरेट है, किस चीज़ की लिमिटेशन, अपील की लिमिटेशन है, सेपरेट है, कि जिस दिन आपने अपील फाइल करनी है ना, ठीक है, जिस दिन आपका ऑर्डर पास हुआ होगा ना, आपका ऑर्डर पास हुआ होगा, समझ आ गई बेटा बात की, आपका ऑर्डर पास हुआ होगा, सपोज आज आपका ऑर्डर पास हुआ है ना, समझ आ गई बात की। अब इसी तरीके से जैसे हमने कैटेगरीज पढ़ी है ना, अगर आपका ऑर्डर पास हुआ है असिस्टेंट कलेक्टर से, तो असिस्टेंट कलेक्टर ने आज फैसला किया है, तो आपने कलेक्टर को अगले 30 दिन में अपील फाइल करनी है। कब करनी है जी, यानी कि ऐसे कह दूं कि कलेक्टर के लिए जो है वो लिमिटेशन 30 डेज है, ईडीओ के लिए 60 डेज है, और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के लिए आपके पास 90 डेज है। समझ आ गई भाईजान बात की। अगर आपने अपील फाइल करनी है टू द कलेक्टर, द लिमिटेशन फॉर द अपील इज द 30 डेज। अगर आपने अपील फाइल करनी है बिफोर द ईडीओ, जो एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है, उसके पास आपने जाना है, तो फिर तो है 60 डेज, और अगर आपने जाना है बिफोर द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, देन लिमिटेशन इज 90 डेज। समझ आ गई बात की भाई। अब यहाँ तक कोई बात आपने अपील की पूछनी है तो आप मेरे से पूछ लो, आप हैंड रेज करो, जिस बात की समझ नहीं आई मैं आपको ये अनम्यूट करूंगा। अगर अपील की समझ आ गई है तो जी बिस्मिल्लाह मुझे बता दें, ताकि मैं आगे स्टार्ट करूं। जी जी बेटा। सर ये प्रोवाइडेड डेट का जो सब सेक्शन 2 है, व्हेन एनी सच ऑर्डर, सर इसकी समझ नहीं लगी कि अगर कोई ऑर्डर मॉडिफाई या रिवर्स होता है हाँ जी, तो वो अपील कर सकता है। हाँ जी, वो अपील कर सकते हैं। तो सर ये प्रोवाइडेड डेट में तो एक्सेप्शन नहीं बताई होती। नहीं, प्रोवाइड नहीं है, दैट इज अ ये यही तो मजा है ना। हम ये कहते हैं कि अगर जो है, अब मैं क्या मिसाल दूं, बच्चियां बैठी हैं, नहीं तो जैसे छड़ों की क्लास होती है, मिसाल बड़ी है। अगर मैं ऐसे कह दूं कि जायद मियाँ जो है, अगर विद इंटेंशन आप किसी को, जो वो पैरामीटर जो सेक्शन 300 में बताए गए हैं उनके मुताबिक क्या करता है, कत्ल करता है, तो वो क्या होगा, कत्ल होगा। अगर जैद मियाँ अगर सेक्शन 96 से लेके 102 103 तक क्या करता है, तो कत्ल करता है, तो वो कत्ल
नहीं होगा। अब आ गई ना, माने तो हम उन चीजों को भी है, पढ़ना उनको भी है, तो प्रोवाइजो भी बेटा सेक्शन का हिस्सा होता है। और ये आपको बता दूं, आपने 7वें सेमेस्टर में पढ़ना है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट 2 क्रेडिट आवर का, तो आपको पता चल जाएगा दैट इज अ फंक्शन ऑफ जुडिशरी। और वहां भी ये बातें होंगी, प्रोवाइजो का क्या मतलब है, प्रोवाइडो का क्या मतलब है, नॉट विद स्टैंडिंग का क्या मतलब है, नो एवर का क्या मतलब है। अगर आपको सेक्शन 8 याद है तो पीपीसी में, तो ये सारी बातें आपने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में जाके पढ़नी है मियां, ठीक है। तो ये आप पूछ सकते हो, ठीक है आप जी। और सर ये आपने कहा कि अगर पहला ऑर्डर ही देता है, कंफर्म हो जाता है, नो वैसे ही अपील, रहता है, नो ओरिजिनली सेकंड रहता है, अपील, नो तो सेकंड अपील। मजीद अपील नहीं कर सकते। हम्म। तो सर ये फिर इतनी ज्यादा इन्होंने चॉइस क्यों दी हुई है कि आपको डीसी अगर कलेक्टर वो पहले ही ऑर्डर पास कर देता है तो उसको ईडीओ के पास नहीं ले जा सकते? इसमें मेरा कोई कसूर है तो बताओ, मैं तो लकीर का फकीर हूं ना बेटे जी। नहीं सर, अगर कर ही सकते हैं, अगर हम वही उस हिसाब से करें अपनी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेट करके, ये बस तो नहीं है कि कर ही ये नहीं देखो, सकते। ये देखो क्या, ठीक है बात आपकी, सवाल अच्छे है आपके बेटा, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ, ठीक है। तो आपको एक बात बताते चलो बेटा, इसमें मेरा तो कोई जरूरत नहीं है ना, मैंने जो किताब आपके सामने है, स्टैचू आपके सामने होगा, लेकिन मैं तो कोशिश यही बता सकता हूँ ना कि ये बातें हैं, ये मामला हैं। जी सर। अच्छा आगे चलो बेटा रिव्यू की तरफ। जैद कितना टाइम हुआ है भला, कितने मिनट हो गया बेटा? सर 18 मिनट हो गए। हाँ, तो चलिए अभी टाइम है हमारे पास। अच्छा अब बात आ गई बेटा सेक्शन 163 में, रिव्यू में। कहाँ पे आ गई बात बेटा? रिव्यू में, ठीक है। बात कहाँ पे आ गई? रिव्यू में। रिव्यू क्या है, समझ आ गई बात? अगर आपने जाके देखना है क्या कहते हैं सीपीसी में सेक्शन 114 ऑर्डर 47, ऑर्डर कौन सा जी? 47 ना रिव्यू का। रीड विद सेक्शन 114 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, सिविल मैटर में ये मामला आप इसको डील करते हैं। अच्छा, अब इसने ये कहा द ईडीओ एंड कलेक्टर एंड असिस्टेंट कलेक्टर, तीन अथॉरिटीज जो है ना, मे एट एनी टाइम अपॉन हिज ओन मोशन, ठीक है, समझ आ गई बात की। या हम ऐसे भी कह दें, लेकिन यहाँ पे उन्होंने नहीं लिखा हुआ बाय द एप्लीकेशन मेड बाय द पार्टी, यहाँ पे उसने क्या लिखा है, ऑन हिज ओन मोशन may review any order passed by himself or any his predecessor in office। predecessor से मुराद ये कि कोई उससे के दफ्तर में पहले रेवेन्यू ऑफिसर साहब थे, उन्होंने कोई ऑर्डर तो पास करना था, उन्होंने लिख दिया लेकिन अभी अनाउंस नहीं किया, ठीक है। प्रीडिसेसर से मुराद ये उससे पहले वाला जो रेवेन्यू ऑफिसर था, समझ आ गई बात की। तो ये क्या कर सकते हैं, अपने फैसले को या उसके फैसले को क्या कर सकते हैं, अपॉन हिज ओन मोशन, जब वो समझते हैं कि क्या कर सकते हैं कि जो ऑर्डर उन्होंने खुद पास किया या उनके ऑर्डर किसी एक प्रीडिसेसर ने पास किया, उसको रिवर्स कर सकते हैं, उसको कंफर्म कर सकते हैं और उसको मॉडिफाई कर सकते हैं और एज अ सेम भी पास कर सकते हैं। समझ आ गई बात की? जहां तक बात समझ आई है नहीं आएगी, जिसे हम कहते हैं रिव्यू। लेकिन जनरल ये कहा जाता है बाय अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ द पार्टीज एंड बाय सोमो टू एक्शन ऑफ द कोर्ट, the court may review the judgment or order passed by himself and can reverse and can modify and can alter and can amend and can confirm the previous order passed by himself and passed by his predecessor and passed by his predecessor से मुराद उससे जो पहला था, जो भाईजान उससे पहले क्या कर रहे थे, कोर्ट को जब उनका वहां से ट्रांसफर हो गया, तो आप इन भाईजान की जो थी वो क्या की थी। अच्छा, और उसके बाद उन्होंने लिख दिया कि एनी पर्सन हु इज अग्रीव्ड बाय द ऑर्डर पास बाय सच कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तो यानी कि अब क्या हो सकता है, रिव्यू के लिए कौन कौन जा सकता है भाईजान? एक वो शख्स जो अग्रीव्ड है, समझ आ गई बात की, जो ये समझता है कि जनाब मेरे साथ क्या हुई है, ज्यादती हुई है, या कोर्ट को जब लगता है कि मेरे से भी क्या हो गई है, कोई मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ की बुनियाद पर मैंने कोई जजमेंट पास कर दी है, तो सच कोर्ट कैन, यानी कि सच रेवेन्यू ऑफिसर में रिव्यू प्रीवियस ऑर्डर पास बाय हिमसेल्फ एंड ही हैज पावर टू कंफर्म, कैन मॉडिफाई, कैन रिवर्स एंड कैन, आपका जो है मॉडिफिकेशन के बाद अल्टरेशन आ गई, ये 4-5 बातें वो क्या कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। समझ आ गई बात की? अच्छा अब याद रखिएगा, ये जो आपके मैं बता दूं आपको इसके ग्राउंड्स क्या आते हैं भला, ये बातें शायद आपको यहाँ से ना मिले, लेकिन आप ये लिख लो, रिव्यू के ग्राउंड्स अगर वो समझता है,
रिव्यू में ये बात आपको किताब से नहीं मिलेगी, 163 में शायद आपको ना मिले, समझ आ गई बात की। नंबर 1 पहला ग्राउंड रिव्यू का है जी, डिस्कवरी ऑफ न्यू एंड इंपॉर्टेंट मैटर, यानी कि जब उसको ये लगे कि एक शहादत आनी थी जो कि नहीं आई किसी वजह से, लेकिन अब उसके पास सामने आ जाती है जब उसने ऑर्डर पास कर दिया, तो यानी कि कोई नया मैटर उसके सामने आ जाता है, कोई नया फैक्ट उसके सामने इंट्रोड्यूस हो जाता है, डिस्कवरी ऑफ न्यू एंड इंपॉर्टेंट फैक्टर, समझ आ गई नंबर 1। उसके बाद है जी एक्सरसाइज, समझ आ गई बात की, एक्सरसाइज ऑफ द ड्यू इंटेलिजेंस विद इन हिज नॉलेज, समझ आ गई बात। तीसरी बात, कुड नॉट प्रोसीडेड एट द टाइम ऑफ हियरिंग, यानी कि उसको उसने कोई बातें कंसीडर करनी थी, प्रोसीडिंग के दौरान कंसीडर नहीं कर सका। नंबर 4 सम मिस्टेक अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, जिसे हम कहते हैं अब्यूज प्रोसेस ऑन व्हिच इज अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड, समझ आ गई बात की। उसके बाद और एनी अदर सफिशिएंट रीजन, ठीक है, तो वो ऑफिसर जिसने वो फैसला किया होगा इन 5 ग्राउंड्स की बुनियाद पे क्या कर सकता है भाईजान, है याद रखिएगा, क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, अपने पास किए हुए ऑर्डर को रिव्यू कर सकता है, उसको दोबारा अमेंड कर सकता है, उसको मॉडिफाई कर सकता है, उसको अल्टर कर सकता है, उसको कंफर्म कर सकता है, समझ आ गई बेटा बात की। अब अगर हम आए 161 में, ठीक है, आपके 163 में जब ऑर्डर, समझ आ गई बात की, कि व्हेन द ऑर्डर हैज बीन पास्ड बाय द प्रीडिसेसर, ठीक है, जो उसका फैसला उसके पहले वाले ऑफिसर ने पास किया था ना, उसको उस टाइम तक वो रिव्यू नहीं कर सकता जब तक उसकी परमिशन वो ईडीओ या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से नहीं ले सकता, समझ आ गई बात की। जब तक वो क्या नहीं करता, उसके फैसले की जो है वो काफी जो उसका जो है बकायदा हुक्मनामा उस ऑर्डर को रिव्यू करने के लिए जब तक उसकी परमिशन किससे नहीं ले लेता, आपके ईडीओ से या आपके बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से, उस टाइम तक वो फैसला जो उसके प्रीडिसेसर ने पास किया होगा उस टाइम उसको रिव्यू नहीं कर सकता, समझ आ गई बात की। अच्छा, इसके बाद इसने लिख दिया जब तक कलेक्टर जो है उसकी इजाजत नहीं दे, जो है उसने लेनी थी परमिशन, किसने, आपके कलेक्टर साहब ने, किससे लेनी थी, आप कमिश्नर से, ठीक है, उस टाइम तक वो ऑर्डर रिव्यू नहीं करेगा जब तक उसकी परमिशन जिसका मुकर्रा उस टाइम पे जिसका क्या था, कंट्रोल था, जिसके अंडर होम उसने क्या किया था, ये फैसला पास किया था, उस कमिश्नर से उसका ट्रांसफर हो जाता है। तो याद रखिएगा जिस कलेक्टर ने उसको क्या करना है, रिव्यू करना है, जब तक उसकी परमिशन नहीं ले लेता उस टाइम तक याद रखिएगा रिव्यू नहीं होगा, रिव्यू नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद ये याद रखिएगा भाईजान टाइम लिमिट जो है रिव्यू की वो कितनी है, 90 डेज। वहां पे हमने 30, 60 और 90 दिन पढ़ा अपील में, और यहाँ पे कितनी आ गई रिव्यू की, जो 163 में लिखी हुई है वो है बेटा जस्ट 90 डेज। अगर 90 डेज में, ठीक है, वो रिव्यू के लिए आपने अप्लाई करना है तो आप 90 दिन के अंदर अंदर आप क्या कर सकते हो, रिव्यू फाइल कर सकते हो, एप्लीकेशन दे सकते हो। अच्छा, इसी तरीके से बेटा जब उसने रिव्यू करना है ना जी, रिव्यू की आपने एप्लीकेशन दी, ठीक है, कोर्ट जो आपकी वो रेवेन्यू ऑफिसर होगा उस टाइम तक कोई भी एक्शन नहीं ले सकता जब तक वो दोनों पार्टीज को सुन नहीं लेता, जब तक वो बोथ पार्टीज को सुन नहीं लेता, समझ आ गई बेटा बात की। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट आ गया कि एक ऐसा ऑर्डर जिसने यानी कि एक ऑर्डर पास हुआ, ठीक है, एक ऑर्डर पास हुआ, आपने उसके खिलाफ अपील फाइल कर दी, आपने क्या कर दी, अपील फाइल कर दी, तो भाईजान याद रखिएगा जिस ऑर्डर की आपने अपील फाइल की होगी उसका रिव्यू नहीं होगा, समझ आ गई बात की। जो आप क्या हो चुकी होगी बेटा, आपकी अपील हो चुकी होगी ना, उस टाइम तक आपका रिव्यू नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद वो कलेक्टर जो कि किसी की जगह पे, यानी कि सपोज एक ऑफिसर, हम कहते हैं कि तहसीलदार साहब का तबादला हो गया, उन्होंने कहा कि नायब तहसीलदार को चार्ज दे दिया, किस चीज का, तहसीलदार का, हम उसे कहेंगे वो सक्सेसर इन ऑफिस होगा, वो क्या कहलाता है, सक्सेसर इन ऑफिस होगा, समझ आ गई बात की। दूसरी बात मेन जो इसमें लिखी है बेटा 163 की आखिरी बात, कि अगर आपका रिव्यू की एप्लीकेशन एक दफा आपका रेवेन्यू ऑफिसर या रेवेन्यू कोर्ट क्या कर देती है, रिजेक्ट कर देती है, क्या कर देती है, रिफ्यूज कर देती है, आपकी अल्लाह भला करे आपका जो कोर्ट है क्या कर देती है, रिजेक्ट कर देती है, ठीक है, तो याद रखिएगा बेटा ये आपका ना
अपील जो है इसकी क्या होगी, नहीं होगी। अगर आपका एक ऐसा आपका ऑर्डर बेटा जो क्या हुआ, रिजेक्ट हो गया किस चीज में, आप सपोज आपने एप्लीकेशन दी रिव्यू के लिए, तो वो रिजेक्शन होगी, तो याद रखिएगा उसकी अपील नहीं होगी। ऑर्डर रिफ्यूजल, ठीक है, किसका ऑर्डर जो आपने रिव्यू के लिए एप्लीकेशन दी थी उस पे वो रेवेन्यू ऑफिसर क्या कर देता है, रिजेक्ट कर देता है, आपकी एप्लीकेशन क्या कर देता है, रिफ्यूज कर देता है। समझ आ गई? अच्छा, या आपकी दौरान रिव्यू, यानी कि रिव्यू की एप्लीकेशन मान ली, ठीक है, रिव्यू की एप्लीकेशन है मान ली, और जो प्रीवियस ऑर्डर था उसने क्या कर दिया, कंफर्म कर दिया, रिव्यू हुआ लेकिन रिव्यू में उसने क्या कर दिया, पुराना ऑर्डर ही था वो क्या कर दिया, कंफर्म कर दिया। तो याद रखिएगा यहाँ इन दो केसेस में आपकी अपील लाई नहीं करेगी, आपकी अपील लाई नहीं करेगी। पहली बात ये कि जब आपको उसने रिव्यू की एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया, और दूसरी बात ये जब उसने रिव्यू सुन लिया, जब उसने रिव्यू तो सुन लिया लेकिन रिव्यू में उसने जो है वो, अल्लाह आपका भला करे, पुराना ऑर्डर जो था उसने क्या कर दिया, कंफर्म कर दिया। तो यहाँ पे जो है ला ये कहते हैं कि आपकी जो है वो अपील नहीं हुई। समझ आ गई बेटा बात? तो यहाँ तक बेटा आपने कोई बात पूछनी है तो जी बिस्मिल्लाह पूछ लेंगे मेरे से। समझ आ गई बेटा बात? तो ये आपको मैंने अनम्यूट कर दिया, जिसने जिसने कोई क्वेश्चन सर वो जो ग्राउंड्स आपने बताए हैं वो फिर से बता दें। पहला लिख लो बेटा जी पहला बेटा, डिस्कवरी ऑफ न्यू एंड इम्पोर्टेंट मैटर्स, जी डिस्कवरी ऑफ न्यू एंड इम्पोर्टेंट मैटर्स। उसके बाद नंबर 2, एक्सरसाइज ऑफ ड्यू डिलिजेंस विद इन हिज नॉलेज। एक्सरसाइज ऑफ ड्यू डिलिजेंस, DELIGENCE, जी डिलिजेंस जी एक्सरसाइज ऑफ ड्यू डिलिजेंस विद इन हिज नॉलेज। जी नंबर 3 बेटा, जी सर could not be proceeded at the time of hearing. जी नेक्स्ट Could not be proceeded at the time of hearing. Number 4, some mistake apparent on the face of record. ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड जी बेटा जी, यूज प्रोसेस हम भी जी कहते हैं। क्वेश्चन ऑफ FIR 561 ए का ग्राउंड है ये। इसके बाद ये फॉर एनी अदर सफिशिएंट, 5वां ग्राउंड है फॉर एनी अदर सफिशिएंट रीजन। जी सर ठीक है। और सर सबसेक्शन 3 भी बता दें एक बार। कौन सा? इसी का 163 का 163 का सबसेक्शन 3। जी जो बेटा सक्सेसर होगा ना, जिसको चार्ज दिया जाएगा किसी भी रेवेन्यू ऑफिसर की जगह पे, हम उसे क्या कहेंगे, वो कौन है, सक्सेसर इन ऑफिसर। जी यही ठीक है सर। आगे भी लिखा हुआ है सक्सेसर इन ऑफिस ऑफ एन रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ अ लोअर क्लास हु हैज left the district or has ceased to exercise powers as a revenue officer, यानी जो चला गया उसकी जगह जो नया आया है। जी नया है वो सक्सेसर इन ऑफिस होगा और उसके बिहाफ पे क्या करेगा, काम करेगा। ठीक है। और बेटा अच्छा क्या कहते हैं ये प्रोवाइडेड एड का बता दें सर। प्रोवाइडेड एड के सारे थोड़ी सी ना समझ नहीं लगी, कंफ्यूजन थी ऐसी। शायद अगर आपने रिव्यू के लिए एप्लीकेशन दी है ना, उसने रिजेक्ट कर दिया तो उसकी अपील कोई नहीं होनी। ठीक है ठीक है सर। अगर आपने रिव्यू के लिए एप्लीकेशन दी है, उसने रिजेक्ट कर दी, उसकी अपील कोई नहीं होनी। अगर आपने रिव्यू के लिए एप्लीकेशन दी, उसने मान ली, समझ आ गई बात की, और उसने वो ऑर्डर कंफर्म कर दिया जो पहले वाला ऑर्डर था, ठीक है, जो उसने पहले पास किया, फिर उस ऑर्डर की अपील कोई नहीं। ये क्या कहते हैं, इवनिंग वालों जरा अपनी हाजिरी लगवा लो। ये 61 बैठा हुआ है, 61 तेवरेशम, मेरी भी लगा दें। और सबर करो, तेवरेशम बैठा हुआ है। तेवरेशम नहीं है? 461 तेवरेशम कहाँ पे हो, सामने आ,
आज मैं रजिस्टर लेके आऊँ तुम्हारा, मुकालमा करता हूँ तुम्हारा, तुमने ड्रामा बनाया हुआ है, 16 लोग बैठे हुए सारे। अच्छा इसके बाद कौन बैठा हुआ है? 93 का कौन कौन बैठा हुआ है? 93 का कौन कौन है? लगाओ आदमी अपनी। 68 अच्छा 68, 64 एक मिनट, 64 481 तो 64 के बाद 68, यस सर 473 सर। 73 कौन है? मैं कदीर सर, कदीर। सामने आना। 73 के बाद 79 73 के बाद 79, सामने आ भाई। 79 कौन यस है? सर फरहान। फरहान फरीद ठीक है बेटा। यस सर अच्छा इसके बाद 79 के बाद 82 सर। 82 हमाद सही, सामने आ भाई। आगे सर 82 481 सर अरसलान सादिक 80 हमाद सही तो सामने आ पहले। और ये सारे सामने आते जाओ, जो जिनकी हाजिरी बोलो, अगर कोई हुआ तो मैंने सेंड कर देना। 82 लकी सर। सामने आ। सर जी 523 और 81 कौन है? 81 यस सर अरसलान सादिक सर सामने आ। सलाम सादिक, ये मास्क वाले हो आप। अच्छा इसके बाद 82 के बाद कौन कौन बैठा हुआ है? 82 के बाद 82 के बाद हाँ जी, क्या कहते हैं, जायद जी सर। इनका स्क्रीनशॉट लेना है, इन सब का मुझे सेंड करें। अच्छा जायद के ये कौन? 82 के बाद कौन है जी? 82 के बाद 93 तक कोई बैठा हुआ है? 93 तक 93 तक कोई बैठा हुआ है? सर इसके बाद है जी 495 से लेके 534 तक 509 सर 495 से लेके 509 अच्छा जी 509 कौन है? 509 सर अली शाहजेब अली शाहजेब कहाँ बैठा है? अली शाहजेब के बाद ही जी सर सर जी 509 के बाद 503 हाँ जी सर 503 20503 503 अब्दुल्ला जी सर अब्दुल्ला सामने आ बेटा। तो सामने 489 हो गई 489 कौन है? सर जी 20 489 कौन है? 489 सर 528 सर। 5 ओए 1 by 1 534 सर बिलाल बुखारी 520 सर 528 सर जी। अच्छा भाई 528 सर कौन है? 520 एक मिनट 528 सर 534 ओए 528 सामने आ। 528 जी सर। 528 सामने आ। उसके बाद ये जी सर जी। 534 कौन है? 534 सामने आ। 534 सर सामने कैमरा नहीं वर्क कर रहा। हाँ जी कैमरा नहीं वर्क कर रहा। अच्छा इसके बाद कौन है? 534 से पहले कौन है? 520 हाँ जी 523 521 कौन है जी? सामने आ। 521 नबील नजीर सामने आना। नबील सर आ गए सर। अच्छा नबील के बाद कौन है? नबील के साथ बेटा सर 523 वो मेरी भी लग लंदो अच्छा 520 अच्छा जी लग गई है। जी सर। सर 523 523 कौन है? 524 सर सर मैं हूं। शेख वकास वकास सामने आ। सर ये आ गया हूं, कैमरा ऐसा ही है। अच्छा चल ठीक है जी। इसके बाद जी कोई और जी? सबको बुलाओ एमोन करे शेख साहब पैसे खर्च लो ਇੱਥੇ ਵੇਲਾ ਕੋਪਾ ਸਰ। शेख साहब बहुत सोने लगते हैं। अच्छा और कौन कौन है जी? तो ये 15 लोगों की अटेंडेंस हुई है मेरे पास, बाकी अभी बकाए हैं। शेख नजर नहीं आ रहा सर आपका रोल नंबर क्या है? 473 लगी है। 24 अली साहब आपका रोल नंबर 509 जी सर 509 सर जी 514 काशिफ सजाद 514 जी जी सर। और जी सर 473 लगी है। 473 नहीं लगी बेटा जी। 524 सर मोहम्मद खान तो मान साहब लग गई। सर 528 हो गई है सर। 528 हो गई। और जी जी हो गई है जी सर 534 की हो गई है। 534 हसन महबूब 524 सर जी सर जी।
524 नहीं हुई, निशान हो गई अब। सर 517 517 कौन है? 489 हो गई है। 517 नाम साकिब। सर 523 की हो गई है। 523 हाँ हो गई है। तो 517 कौन है? सर जैन, ये कौन है? अच्छा सर जैन क्या है? मोटू कह रहा है वो उम्र क्या है? और मोटू फिरान 68 है 68 सर 482 लग गई सर। हाँ सही लगी बेटा। थैंक यू सर। सर 489 लग गई है। जी 479 470 हाँ 479 होगी। अच्छा ये 489 489 के 79। 89 अच्छा और मेरी बात गौर से सुन लो। रोल नंबर 61 ठीक है तवेरेशम। अच्छा उसके बाद लगी है जी आपका 64 नुमान जी सर। इसके बाद फिजान माजिद यस सर इसके बाद कबीर असलम यस इसके बाद Yes, sir. 79 फरहान फरीद यस सर। इसके बाद अरसलान 81 इसके बाद 82 हमाद सईद उसके बाद बिलाल बुखारी यस सर इसके बाद है जी आपका अल्लाह भला करे अब्दुल्ला यस सर उसके बाद अली शाहजेब यस सर उसके बाद मुस्ताब अहमद ओए क्या कहते हैं काशिफ सरजोका साहब हैं ये सज्जाद नहीं जी जी काशिफ जी जी सर काश। इसके बाद है मोहम्मद जैन जैन यस सर इसके बाद बेटा असद जबार यस सर नबील गुजर नबील नबील कौन है? ये तो माइक ही होगा अच्छा, उसके बाद वीडियो ऑन की थी माइक ऑफ नहीं था अच्छा उसके बाद ये 523 कौन है? यस सर 23 मुताब यार नबील उसके बाद जिशान उसके बाद अली इस्माइल यस सर। अली इस्माइल के बाद जो है हसन महबूब। यस सर। किसी की हालत रह गई है तो बता देंगे तो फिर चीखना नहीं आपने। समझ आ गई? ओके सर। तो यहाँ तो कोई बात पूछनी है आप सवाल को क्वेश्चन पूछना आपने। सर रिव्यू को उर्दू में क्या बोलेंगे? जिसे कहते हैं नजरसानी। चेक करें सर ये प्रोवाइडेड एड का सर ये जो ए में सब सेक्शन 2 है सर उसके एंड पे लिखा है कि कंट्रोल ही इमीडिएटली सब्जेक्ट, इसका क्या हाँ? मतलब है सर? पढ़ दो पूरा पढ़ दो। तो लिखा है कलेक्टर विदाउट फर्स्ट ऑब्टेनिंग द जिस टाइम उसको उस जगह पे लगाया जाएगा ना इमीडिएटली वो क्या कर लेगा उस चीज का कंट्रोल ले लेगा। उसी दिन से वो उसका सक्सेसफुल नाफिज होगा और तमाम प्रोसीडिंग क्या करेगा इनिशिएट करेगा। सर उन्होंने लिखा है नो ऑर्डर शैल बी रिव्यूड बाय एनी अदर रेवेन्यू ऑफिसर विदाउट फर्स्ट ऑब्टेनिंग द सेक्शन ऑफ द रिव्यू ऑफिसर टू हु द कंट्रोल ही इज इमीडिएटली सब्जेक्ट। मतलब हाँ, कि जब तक वो नहीं इसके अंदर लेगा ये आता है कंट्रोल। हाँ जब तक कंट्रोल नहीं उसकी लेगा मर्जी के उस टाइम खिलाफ तक ही वो नहीं रिव्यू ले सकते। नहीं ले सकते। सर ये किसके अंडर आएगा कलेक्टर के उसके कलेक्टर्स के ऊपर है जो जिस ईडीओ? दफ्तर भाई अगर कलेक्टर आ रहा है तो कलेक्टर आएगा, अगर ईडीओ आ रहा है तो ईडीओ के दफ्तर में होगा।